हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है संतोष कसौधन और ये हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा 9वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 8 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 9वें पार्ट में आज देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अच्छे। तो यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं है क्या। इफ़ राम अर्न्स, ठीक है, ये हमारी जो वीडियो है परसेंटेज की, ये कौन सी है, पार्ट 9। इसके पहले हमने 8 पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें 6 पार्ट करीब बेसिक में थी और मीडियम सीरीज में हमने 2 पार्ट और कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर जो आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जाओ और पिछले की सारी वीडियोस देखो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम। क्वेश्चन समझो ये है क्या। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि राम और श्याम दोनों पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन राम श्याम से 25% ज़्यादा पैसे कमाता है। राम है, श्याम है, ठीक है, राम और श्याम है, दोनों पैसे कमा रहे हैं। राम श्याम से 25% ज़्यादा कमा रहा है। हमने अभी तक जिस कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से हम लगा रहे हैं क्वेश्चन से, हम ये देख रहे हैं हम x की वैल्यू बहुत कम ही ले रहे हैं। x की वैल्यू हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा या तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो कहीं पे हमारा परसेंटेज बहुत आसान हो रहा है तो हम 100 की वैल्यू ले रहे हैं। तो इसी तरह ये यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम 100 की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 100 की वैल्यू पे हमें आसान परसेंटेज कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। देख लो, अगर जो यहाँ पे कह रहा है कि श्याम की जो है सैलरी थी या जो भी पैसे वो कमा रहा था उससे 25% ज़्यादा राम कमा रहा था। फिर हमसे पूछा क्या है कि राम श्याम से कितना कम कमा रहा था। जैसे एक तरफ इसने दे दिया है कि राम श्याम से इतना ज़्यादा कमा रहा था, हमसे पूछा गया है कि फिर उसी का उल्टा कि श्याम राम से कितना कम कमा रहा था। तो देखो, अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक में हम जो पहले हमें परसेंटेज कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता था, ये क्वेश्चन देख के हम यही एज्यूम कर लेते थे कि अगर राम श्याम से 25% ज़्यादा कमा रहा है तो श्याम भी 25% राम से कम कमाएगा, दोनों को ये। जबकि ये ऐसा नहीं है। हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लो कि श्याम की सैलरी थी कितना, 100। श्याम जो था 100 रुपये कमा रहा था। यहाँ पे है 25% मोर देन श्याम, ठीक है, 25% मोर देन श्याम। तो श्याम 100 था तो इसके 25% मोर कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25 होगा। तो यानी कि राम की कितनी हो गई अर्निंग, 125 हो गई। हमसे पूछा क्या कि अब ये पूछा कि श्याम राम से कितना कम कमा रहा है। अभी हमको बताया क्या था कि राम श्याम से कितना ज़्यादा था, तो ये कितना ज़्यादा था, 25, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि श्याम राम से कितना कम है, तो राम से कितना कम है, 25। इसी का हमें परसेंटेज निकालना है। तो 25 कम है कितने पे, यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, 100 लेंगे, नहीं, क्योंकि राम से पूछा है, हमें राम पे कैलकुलेट करनी है। तो राम की सैलरी कितनी है, 125। अब इसी को हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25 25 125 और 100/5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। यानी कि हमारी परसेंटेज कितनी आ गई, 20%, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो ना, दोनों की परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है। राम जो है यहाँ पे श्याम से 25% ज़्यादा है, क्योंकि ये 25% जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ परसेंटेज, और 25% जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो श्याम की इनकम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब हम ये निकाल रहे हैं कि श्याम राम से कितना कम है, तो हम राम पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब दोनों वैल्यू अलग अलग है तो दोनों पे कैलकुलेट करने पे हमारी परसेंटेज वैल्यू भी डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। समझ में आया। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर जो हमें पता ना हो तो इस पर भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इफ किशन सैलरी इज, इफ किशन्स सैलरी इज, ठीक है, 16 सही 2/3% लेस देन हिज ब्रदर्स, ठीक है। ब्रदर्स यानी कि किशन की जो सैलरी है वो 16 सही 2/3% लेस से कम है, किससे, उसके भाई से। तो वही क्वेश्चन हमें यहाँ भी बताना है कि हाउ मच परसेंटेज
डज हिज ब्रदर्स सैलरी इज मोर देन किशन। ठीक है, यहाँ पे देख लो वही चीज़ पूछा है कि किशन की सैलरी है किससे, उसके भाई से। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं किशन है और ये किशन का भाई है। ठीक है, किशन है, किशन का भाई है। किशन की सैलरी इज 1602/3% लेस देन ब्रदर। ये क्या है, 1602/3% लेस है। यहाँ पे देख लो परसेंटेज की वैल्यू है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या सीखा है कि जैसे ही हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कहीं भी मिले हम तुरंत क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1602/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। ये अभी तक आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन इस फ्रैक्शन वैल्यू पे किया है। 1/6 लेस देन ब्रदर। ठीक है, 1/6 इसका हमने मतलब भी समझा है कि एक क्या होता है, 6 का 1602/3% ही 1 होता है। अब देखो मान लो कि किशन की सैलरी और उसके भाई की सैलरी, ठीक है, भाई की सैलरी मान लेते हैं 6 है। ठीक है, भाई की सैलरी हमने क्या मान लिया, 6 है। भाई की सैलरी 6 है तो किशन की सैलरी कितनी हो जाएगी, 5 हो गई ना, क्योंकि 6 से 1 कम है और 6 से 1 की वैल्यू कितनी है, 1602/3% है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि मान लो उसके भाई की सैलरी 6 थी तो किशन की सैलरी 5 है। हमसे पूछा क्या है, हाउ मच परसेंटेज डज हिज ब्रदर्स सैलरी, उसके भाई की सैलरी इज मोर देन किशन। किशन से उसके भाई की सैलरी कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा कितनी है, 1। किशन से उसके भाई की सैलरी 1 ज़्यादा है। तो वही चीज़ है यहाँ भी, पहले क्या किया था, लेस जब पूछा तो लेस यानी कम। कम किससे होगा, बड़े से हम कैलकुलेट करेंगे। बड़ा यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे एक ही वैल्यू कम थी लेकिन वो कैलकुलेट किस पे हुई थी, 6 पे। अब क्या है, एक ही वैल्यू ये कैलकुलेट होगी लेकिन अब होगी किस पे, 5 पे, क्योंकि 5 से बड़ा है। तो कितना था, बड़ा ज़्यादा कितना है, 1, कितने पे है, 5 पे, गुणे 100, कितना हो गया, 20%। ठीक है, यानी कि किशन की सैलरी उसके भाई से 16/3% कम है, जबकि उसके भाई की सैलरी किशन से 20% ज़्यादा है। अब ये कहोगे कि सर दोनों की परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट कैसे हो गई, सैलरी तो एक ही ज़्यादा है हमारी, एक ही ज़्यादा है। यहाँ पे अगर किशन की 5 है उसके भाई की 6 है तो डिफरेंस तो एक ही का आ रहा है। फिर हमारी दो परसेंटेज वैल्यू कहाँ से आ जा रही हैं, तो ये परसेंटेज वैल्यू हम इसलिए आ रही है हमारी क्योंकि हम ये दोनों अलग अलग चीज़ों पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि किशन की सैलरी उसके भाई से कितनी कम है, कितनी परसेंटेज कम है, तो हम भाई से कर रहे हैं, और जबकि भाई की सैलरी किशन पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब किशन की सैलरी उसके भाई पे कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, एक ही है लेकिन 1/6 आ जाएगा। और जब उसके भाई की सैलरी किशन से कंपेयर करेंगे तो रहेगा ऊपर एक ही लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस पैदा कर दे रहा है और हमारा परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग आ जा रही है। ठीक है, समझ में आया ये, चलो ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से ये क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन जो हमने इस कॉन्सेप्ट पे किए हैं समझ में आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, P इज 8 टाइम्स एज, ठीक है, एज लार्ज एज Q। ठीक है, क्या कह रहा है, P इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज Q। इसका मतलब ये हुआ कि P Q से 8 गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है यानी कि 8 गुना बड़ा है। देखो यहाँ भी वही चीज़ पूछा है, बाई हाउ मच परसेंटेज इज Q लेस देन P। ठीक है, वही चीज़ पूछा है हमसे, वही चीज़ घुमा के मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत इजीली कर लो। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं, ये देखने में एक ही 2 लाइन के होते हैं लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में कर लोगे, नहीं आ रहा हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी P, अब ऐसे क्वेश्चन में बस जिसके कंपेरिजन किया हो आप दोनों वैल्यू लिख लो। हमने क्या लिखा, P और Q। P इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज Q। 8 टाइम्स से मान लेते हैं Q की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 8 हो गई, आ गई ना। अगर जो इसकी वैल्यू 1 होती है 8 है क्योंकि इसका 8 गुना है। अब हमसे ये पूछ रहा है बाई हाउ मच परसेंटेज Q लेस देन P। Q कितने परसेंटेज से कम है, कितना परसेंटेज से कम है।
8 1 है, कितना कम है 7। अब Q का पूछा है कितना कम है, तो Q किससे कम होगा, P से कम होगा ना। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, P की वैल्यू आएगी Q की, हमारे डिनोमिनेटर में P की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पूछा गया है P से कितना कम है। तो P की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितना कम है 7, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 7। इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, गुणे 100, ऐसे हम परसेंटेज करते हैं। अब 7/8 गुणे 100, ठीक है। 1/8 की हमें पता है 12.5% होता है। अभी तक हमने पढ़ा 1/8 का 12.5% होता है। तो 7/8 को इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 और 7 करने में 7/2, ठीक है। 7/2 है, 2 3 6, 3 6 3 और आ जाएगा, क्योंकि अब इसको करेंगे 3 से ही 1/2, 7/2 क्या होगा, 3 से ही 1/2 और 3 की वैल्यू 84 में जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 87 से ही 1/2%, ठीक है। 87 से 1/2% यहाँ पे वैल्यू आ गई। अगर जो आपको ये चीज़ ना याद हो, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो 700/8, ठीक है। 700/8 करोगे तब भी इतना आएगा। लेकिन हमारी जो वैल्यू हमें याद है, जिसका हम यूज़ कर चुके हैं, हम उसका अक्सर यूज़ करेंगे ना, ताकि हमें हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने किया है, आसान था ये भी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक, मुझे लग रहा है कि हम 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। इस परसेंटेज से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं और सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स in a school are girls, ठीक है, and the number of boys is 1458, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। क्वेश्चन समझो यह क्या, इफ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, कोई स्कूल है उसके 40% स्टूडेंट्स क्या है गर्ल्स है, 40% स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 1458। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैं बस ले लिया हूँ एक, ठीक है। 40% कितने हैं, गर्ल्स हैं, और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं 1458 है। अब देखो स्टूडेंट है, उस पर गर्ल्स होंगे या बॉयज होंगे, इन्हीं दोनों में से एक है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि या तो गर्ल्स हैं या तो बॉयज हैं, बस दो ही ऑप्शन हम ले रहे हैं। गर्ल्स हमारे 40% है, तो बॉयज़ कितने होंगे, अगर गर्ल्स कितने हैं 40% है तो बॉयज़ कितने बचे, 60%, ठीक है। गर्ल्स अगर 40% है तो बॉयज़ कितने हुए, 60% हुए। हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ 1458, यानी कि बॉयज़ का 1458, 60% की वैल्यू 1458 दी है, 60% की वैल्यू 1458 दी है। हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 40% की वैल्यू पूछी है। तो अगर 60% की वैल्यू 1458 है तो 40% की वैल्यू कैसे निकलेगी, बटे 60 गुणे 40, 0 से 0 गया, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 तिरक 18 और 4 तिया 12 को 2 हाथ लगा 1, 4 चौक को 16, 17, 1 4 दूना 8, 972, ठीक है। यही था। हमें क्या दिया था, हमें एक की परसेंटेज वैल्यू दी थी और दूसरे की वैल्यू दी थी। तो अगर गर्ल्स 40% है तो बॉयज़ कितने हो गए, 60% होंगे। हम यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। तो बॉयज़ 60% है, तो 60% की वैल्यू दी हुई थी, तो हमें क्या निकालना था, बस 40% की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारी आ गई आसानी से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चार क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन। बच्चों ये अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है टैक्स, ठीक है। एक हम क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक होती है ना सैलरी, सैलरी यानी कि इनकम, ठीक है। इनकम होती है हमारी, कुछ इनकम होती है, उस पर कुछ टैक्स लगता है, उस पर कुछ टैक्स लगता है, जैसे कि 10%, 15%, 5%, जो भी टैक्स लगे, एक इनकम हो गई।
इनकम पे हमारा एक टैक्स लगा, ठीक है। अब इनकम हमने कमाई की 10,000, ठीक है, 10,000 हमने कमाई की, उस पर टैक्स हमारा मान लो 100 रुपये हो गए, 100 रुपये टैक्स हो गए। तो 1,000 की कमाई थी, उस पर 100 रुपये टैक्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बचा, जो हमारे पास बचता उसे हम कहते हैं नेट इनकम। नेट इनकम यानी कि इनकम में से अगर हम टैक्स घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट इनकम। इनकम हमारी कमाई है, ठीक है, उस पर कुछ टैक्स हुआ, टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे किया, अब जो बचा वो क्या हुआ, नेट इनकम, ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हम अगले 2-3 क्वेश्चन करेंगे ये इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर जो ये चीज़ समझ में आ रहा है, इनकम है, इसमें से टैक्स घट गया तो नेट इनकम हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि इनकम हमारी फिक्स है, ठीक है, इनकम हमारी फिक्स है। अगर जो हमने इनकम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इनकम को हमने फिक्स कर दिया, तो मान लो कि इनकम अगर जो फिक्स है और टैक्स की रेट में कुछ बढ़ोतरी हुई, मान लो टैक्स 30% से बढ़ गया, परसेंटेज छोड़ दो, टैक्स कुछ बढ़ गया, मान लो पहले इनकम कितनी थी, फिक्स थी, यानी कि हमने मान लिया 1,000 रुपये थी, ठीक है, इनकम 1,000 रुपये थी, टैक्स हम कितना जमा करते थे, 100 रुपये। अगर 1,000 थी, मान लेते हैं हमने 100 क्या किया, उस पर टैक्स जमा कर रहे थे, 100 टैक्स जमा कर रहे थे, 1,000 थी, तो हमारा नेट इनकम कितना हुआ, 900, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कि 1,000 इनकम थी, 100 टैक्स जमा कर दिया, 900। अब मान लो कि इनकम हमारी फिक्स है, इनकम में हमारी कोई चेंज नहीं हो रही है, टैक्स जो हम जमा करते थे अब 100 से मान लो कि 90 रुपये जमा करने लगे, कुछ टैक्स का रेट कम हो गया, टैक्स का रेट कम हो गया, तो पहले हम 100 जमा करते थे तो 900 हमारी होती थी, अब हम 90 जमा करने लगे। तो अगर जो 1,000 में अब हम 90 जमा करने लगे तो हमारी नेट इनकम कितनी होगी, 1,000 में 90 जाएगी, कितनी हो जाएगी, 910, ठीक है, 910 हुई। यानी कि हमारे टैक्स में कितने का घटा था, 10 रुपये हमारे घटे थे, टैक्स में 10 की डिक्रीमेंट हुई थी, 10 की घटी थी, तो हमारी नेट इनकम में कितनी की बढ़ोतरी हुई, 10 की। यानी कि नेट इनकम में जितना हमारा प्लस हो रहा है, टैक्स में उतना ही माइनस हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि जितना टैक्स में हमारा घटा है उतना ही नेट इनकम में बढ़ा होगा। मान लो 100 की जगह पहले हम 100 जमा करते थे, अब हमने जमा करने लगे 50 या 150, ठीक है। अब हम 150 जमा करने, हमारी बढ़ोतरी कितनी को हुई, 50 की। अब हम 1,000 में 150 जमा करेंगे तो हम बचाएंगे कितना, 850। अब देख लो 900 में 850 की, ठीक है, तो 900 में 850 कितना हुआ, -50। यहाँ पे +50 हो रहा है तो यहाँ -50 हो जा रहा है, यहाँ -10 हो रहा है तो यहाँ +10 हो जा रहा है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि टैक्स में जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा, या टैक्स जितना घटेगा नेट इनकम उतना ही बढ़ेगा। यानी कि हमारी जो टैक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, नेट इनकम के, ठीक है। NE क्या है, नेट इनकम है। टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही घटेगा, या टैक्स जितना घटेगा नेट इनकम उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे आया, ये हमने यहाँ से समझा किस तरह से आया। इनकम फिक्स लेके हम चल रहे हैं तभी हमारी ये कंडीशन है, ठीक है। अब चलो ये हो गई है, अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस पे चलो क्वेश्चन क्या है, इफ टैक्स रेट इंक्रीज्ड बाई 17% देन नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाई 3%, फाइंड रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट क्या था, किस रेट से, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड, ये अपर एरो था, इंक्रीज्ड बाई 17%, वही चीज़ है। इनकम हमारी फिक्स है, इनकम अगर जो हमारी फिक्स है तो रेट क्या हुआ, मान लो रेट कुछ भी चल रहा था पहले, अब क्या है कि रेट 17% से इंक्रीज हो गया। हमें रेट नहीं पता पहले कितना था, लेकिन हमें ये पता है कि पहले जो भी रेट था उस पर 17% की इंक्रीमेंट आई। अगर 17% की इंक्रीमेंट हुआ है तो फिर नेट इनकम पे फर्क क्या पड़ा है कि नेट इनकम हमारी 3% से कम हो गई है। समझ में आ रहा है, रेट जो था टैक्स 17% कम हुआ, नेट इनकम 3% से कम हो गई, तो रेट ऑफ टैक्स हमसे पूछा है।
अब ना तो हमने रेट दिया है, ना तो हमें ये दिया है कि पहले इनकम कितनी थी, ना तो नेट इनकम दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ हमें एक कंपैरिजन दिया है कि अगर जो टैक्स रेट 17% से बढ़ा तो नेट इनकम कितनी हुई, 3% से कम हुई। अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने ये सीखा था कि अगर जो हम इनकम को फिक्स कर देते हैं, इनकम को फिक्स है, यहाँ पे तो इनकम के बारे में इसने कुछ कहा नहीं है कि इनकम बढ़ रही है कि घट रही है, इसने सिर्फ टैक्स रेट को ही बोला है कि टैक्स रेट बढ़ी है। तो यहाँ पे इनकम हम क्या मानेंगे, फिक्स ही मानेंगे। इनकम की उसकी जो भी इनकम थी वो सेम ही है। अब बताओ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 नेट इनकम, यानी कि रेट जितना बढ़ेगा, ये हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की वैल्यू बात नहीं कर रहे हैं। रेट जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगा, या रेट जितना कम होगा नेट इनकम उतना बढ़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या आता है, मान लो कि ये रेट है और ये नेट इनकम है। ठीक है, तो अब हमारा क्या जाएगा, रेट जितना रेट होगा, रेट की वैल्यू जितनी बढ़ी होगी, नेट इनकम उतनी ही घटी होगी। तो बढ़ने घटने की बात छोड़ो, ये सोचो कि दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। ठीक है, जैसे ही कि 10 यहाँ प्लस था, पिछली बार जब हमारा 100 से 90 हुआ था तो वहाँ पे 10 की बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन वैल्यू तो सेम थी ना, बस हमारा साइन चेंज हुआ था। यहाँ 50 घटेगा तो वहाँ 50 बढ़ जाएगा, यहाँ 100 बढ़ेगा तो वहाँ 100 घट जाएगा। ठीक है, वैल्यू तो सेम रहेगी। तो रेट का 17% ये किसके बराबर होगा, नेट इनकम के 3% के। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। हमने सीखा था कि इनकम फिक्स होने पे रेट में जितना बढ़ोतरी होगी, रेट में 17% की बढ़ोतरी हो रही है, तो मान लो कि रेट पहले, ठीक है रेट ही था, रेट ही मान ले, या आर मान ले, एक्स मान ले, कुछ भी मान ले, रेट का 17%। ठीक है, रेट में 17% बढ़ोतरी हुई, तो जितना ये बढ़ेगा नेट इनकम का 3% हुआ, यानी कि रेट अगर 17% से बढ़ रहा है तो नेट इनकम 3% से घट रहा है, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर ही होगी। मान लो रेट का 17% 100 आ रहा है। ठीक है, रेट का 17% 100 आ रहा है, तो 100 से अगर ये रेट बढ़ा है तो नेट इनकम भी सब 100 से ही घटेगा ना, यानी कि नेट इनकम का 3% भी 100 ही होगा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे बराबर होगी। तो अगर बराबर होगी, ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या हो गया, रेट अपॉन नेट इनकम, ये दोनों एक तरफ ले आते हैं, कितना हो गया 3/17, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3/17 आया। रेट कितना है 3, नेट इनकम कितना है 17। कंपेरिजन हम बस कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू को, रेट की वैल्यू 3 है, नेट इनकम की वैल्यू 17 है। इनकम की वैल्यू कितनी आ गई, इनकम की वैल्यू क्या होती है, रेट प्लस दो, इनकम की वैल्यू क्या होती है, इनकम की माइनस रेट इज इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस रेट। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस रेट, ये आ गया। यानी कि इनकम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 17 + 3 20। ठीक है, इनकम की वैल्यू 20 आ गई, ये चीज़ समझ में आई। इनकम की वैल्यू हमारी 20 आ गई है, तो इनकम की वैल्यू 20 है, रेट की वैल्यू 3 है, तो हमें क्या निकालना था, रेट का परसेंटेज, रेट ऑफ टैक्स। रेट क्या होता है, परसेंटेज ही होता है, तो हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी कि रेट हमारा किस पे कैलकुलेट होगा, इनकम पे ही तो कैलकुलेट हो रहा था। मान लो 1000 आप कमा रहे हो, तो 1000 का ही तो परसेंटेज कुछ होता है, जो कि हमारा रेट जो होता है इसी पे कैलकुलेट होगा। तो अब हमारे पास कितना है, रेट कितना है 3 है, इनकम कितना है 20 है, तो इसी का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। कितना हो गया 3 बटे देखो 20 5 15, यानी कि 15%। समझ में आया कैसे आ गया, 15% आ गई। ये 15% क्या है, ये रेट की वैल्यू है, यानी कि उस पर जो टैक्स रेट था वो कितना था, 15% था। समझ में आया कैसे, एक बार और समझाओ। अभी तक जो हमने समझा है क्या है कि इनकम अगर जो हमारी सेम है, इनकम फिक्स है, तो जो जितना हमारा टैक्स घटेगा नेट इनकम उतना बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही घटेगा। तो हमने ये रिलेशन पहले समझ लिया था इसके पहले कि रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 नेट इनकम के। तो हमें यहाँ पे यही दिया था कि 17% से रेट बढ़ रहा है और नेट इनकम 3% से कम हो रहा है। तो हम वहाँ पे यही सीखे हैं कि रेट जितने में बढ़ जा रहा है नेट इनकम उतना ही कम हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। हमने कंपैरिजन कर लिया, रेट अपॉन नेट इनकम 3/17 आ गया। ठीक है, 3/17 आ गया। मान लो रेट की वैल्यू 3 है तो नेट इनकम की वैल्यू 17 हो गई।
अगर जो नेट इनकम इतना है, रेट इतना है, तो टोटल इनकम कितना होगी, दोनों का सम ही था। 17 3 20 से हमारी इनकम आ गई, और जब टोटल इनकम आ गई तो रेट निकल गया, 3/20 × 100 से हमारी इनकम निकल गई, रेट निकल गया। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार और इस वीडियो को देखो, इस क्वेश्चंस को एक बार और देखो, समझो, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, और इस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है, इफ़ रेट इज डिक्रीज्ड बाई 16 सही 2/3% एंड नेट इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 5%, फाइंड रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकों से हम ये क्वेश्चन करेंगे। पिछला जो हमने बहुत लंबी में समझा था, अब देखो कि अगर जो हमें ये तरीका पता हो, बस ये रिलेशन पता हो कि नेट इनकम और टैक्स के बीच का रिलेशन क्या है। यहाँ वही पूछा, टैक्स रेट कितने % से कम हो रहा है, 16 सही 2/3% से, तो नेट इनकम 5% से बढ़ रहा है। हमने अभी तक क्या सीखा कि जो वैल्यू होगी रेट के घटने की, जो वैल्यू होगी वही नेट इनकम में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे क्या था, परसेंटेज था, हमें परसेंटेज अच्छा नहीं लगता, हमने क्या किया, इसको तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/6। अब फिर से हमने वही कर लिया, रेट। ठीक है, रेट का 1/6 पार्ट कितने के बराबर है, नेट इनकम के 5%। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। ठीक है, इसका भी अगर हम फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो हम दोनों को करेंगे 1/20। ठीक है, रेट का 1/6वां पार्ट यानी कि 16 सही 2/3% किसके बराबर है, नेट इनकम का 5% की। फिर से हम वही कर लेंगे, रेट अपॉन नेट इनकम, ये वैल्यू कितनी आ गई, 6/20 यानी कि 3/10। ठीक है, जितनी कम वैल्यू रहे उतनी अच्छी कैलकुलेशन आसान होती है। रेट की वैल्यू कितनी है, 3, नेट इनकम की वैल्यू 10 है, तो इनकम की वैल्यू कितनी हो गई, 13। 10 3 13, अरे टोटल इनकम 13 थी, 3 रुपये उसने टैक्स जमा कर दिया, तभी तो उसके पास 10 रुपये बचे, इनकम की वैल्यू 13 हो गई। अब हमें रेट निकालना है, रेट की वैल्यू 3 थी। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, इनकम की वैल्यू 13 थी, गुणे 100, ये हमारी परसेंटेज आ गई, 3/13, 3/13। ठीक है, 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 7 सही 9/13% होती है। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 9 100/13। ठीक है, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27/13, 13 दूना 26, 2 और आ जाएगा, तो 23 सही 1/13%। ठीक है, 23 सही 1/13% क्या है, रेट है। समझ में आ रहा है। अगर जो आपको ये 1/13 की वैल्यू ना भी पता हो, आप क्या करो, 300/13 को सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू यही आनी है, 23 सही 1/13। ठीक है, ये परसेंटेज की वैल्यू आगे समझ में आ गया ना। हमारा रिलेशन बस वही था कि दोनों को वैल्यू इक्वेट करनी है, फिर कंपेयर करके इनकम की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर टैक्स आ जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, ना ही पता हो तो बहुत ही कठिन है, अगर जो पता हो तो बहुत ही आसान है। तो क्यों ना पता ही रहे, हम जानने के लिए ही आए हैं यहाँ पे कि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए, सारे कोई टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कर लिए, ये हमारा अभी का 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द population of a town is 1,89,000। ठीक है, पॉपुलेशन किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है 1,89,000 है। 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, मतलब कि 1,89,000 पॉपुलेशन थी टोटल, जिसका 4/9 क्या है, मेल्स है, 4/9 क्या है, मेल्स हैं। ठीक है, एंड रेस्ट आर फीमेल्स, एंड रेस्ट आर फीमेल्स। ठीक है, बाकी जितने बच्चे हैं फीमेल्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड, ऑफ मेल्स आर मैरिड।
ठीक है, 50% मैरिड हैं। अब इसमें जो पहला चीज़ पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ठीक है, अब पूरे पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज मैरिड है। देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1,89,000, जिसमें से 4/9 ऑफ देम आर मेल्स। ठीक है, 4/9, यानी कि अगर जो 9 थी तो 9 में 4 क्या है, मेल्स हैं, तो 5 कितने हो गए, जो 5 बचे, 9 थी टोटल। मान लो तो 4/9, फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ही आसान कर देती है क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन 9 थी, तो 9 में से 4 कितने हो गए, मेल्स हो गए, तो बचे कितने, 5 फीमेल्स हो गए। अगला क्या कर रहा है, 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड, 50% ऑफ मेल्स, मेल्स कितने हैं, 4 का अगर तुम 50% निकालें 2 होगा, 2 मैरिड है, तो 2 मैरिड है, किससे मैरिड होंगे, फीमेल से ही होंगे, तो 2 मेल मैरिड है किससे, 2 फीमेल से मैरिड होंगे। ठीक है, यानी कि 5 जो फीमेल थी उसमें 2 फीमेल मैरिड हैं, इनसे ये मैरिड हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, समझ में आ रहा है कितने बचे। अब ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग मैरिड हैं। अब यहाँ पे 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल अगर जो 4 हो गए, 4 लोग शादीशुदा हैं टोटल, और थे कितने, 9 में से 4 शादीशुदा हैं, तो इसी की परसेंटेज तो निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, गुणे 100, 4/9 गुणे 100, इसी की हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो 9 400 हो जाएगा, 400/9, तो 9 चौक 36, 40, 9 चौक 36, और उसको 4/9। ठीक है, 44 सही 4/9 परसेंटेज क्या होगी, पॉपुलेशन की 44 सही 4/9 परसेंटेज हमारी मैरिड होगी, 4/9। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हमने किया। हम इस वैल्यू का भी कोई यूज नहीं आया है, क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है, और परसेंटेज हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू मान के निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4/9 पॉपुलेशन थी, मान लिया कि टोटल 9 ही था, तो 9 में अगर 4 मेल है तो 5 फीमेल बचे। उसके बाद कहा है कि 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो 4 के 50% कितनी होगी, 2 मैरिड होगी, तो 2 ही तो मैरिड नहीं होंगी, कि मेल है ये मैरिड होंगी, फीमेल से ही होंगी, तो यानी कि फीमेल के भी 2 फीमेल यूज हुई हैं, तो 2 यहाँ पे निकल जाएगा, तो 2 ये 4 लोग मैरिड हैं, टोटल कितने थे, 9, तो 4/9 की वैल्यू आ गई है, 4/9 की 400/9, इसकी हमने निकाली, 9 चौक 36, 40 बटा, और 9 चौक 36, 4/9 परसेंटेज। ठीक है, ये जो था इसका पहला क्वेश्चन था। ओहो, ये मैंने मिटा दिया, चलो फिर से बना लेंगे। अगला क्या कह रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल मैरिड, परसेंटेज ऑफ फीमेल मैरिड, ये दूसरा क्वेश्चन है कि फीमेल की कितनी परसेंटेज मैरिड थी। ये भी देखो उस ग्राफ से, ग्राफ हमारा क्या था, हमने क्या माना था, 9 था, 4 क्या था, मेल था, 5 फीमेल थी, जिसमें से 2 हमारी मैरिड हो चुकी थी, बची कितनी थी, 3, ये मैरिड हो चुके थे, 2 मेल बचे थे, 3 फीमेल बचे थे। क्वेश्चन क्या करा, फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल मैरिड। ठीक है, कि फीमेल में से कितने फीमेल मैरिड थी। टोटल फीमेल कितनी है, 5, मैरिड कितनी है फीमेल, सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे पॉपुलेशन कहा था, तब हमने 2 और 2 जोड़ ली थी, यहाँ पे सिर्फ फीमेल करा, तो टोटल फीमेल 5 है, जिसमें से मैरिड कितनी है, 2 है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2/5 गुणे 100, यानी कि 40%। ठीक है, 2/5 की वैल्यू क्या होती है, 40%, यानी कि हमारी 40% फीमेल क्या है, मैरिड है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ, बहुत ही आसान था। बस आपका ये ग्राफ समझ में आ जाए तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें वैल्यू बस मानने में, तो मानने में हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू दी रहती है ना, बहुत हेल्प करती है कोई वैल्यू करने में। यहाँ पे 1,89,000 की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर जो हमसे पूछ लेता कि कितनी फीमेल थी, परसेंटेज ना पूछ के फीमेल ही पूछ लेता, तो 40% थी, तो 1,89,000 का 40% निकाल लेते, आसानी से हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये अभी तक हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन करके ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या है, ए मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन जो हम आज ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इस पर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आदमी है, कोई एक नंबर है, ठीक है, वो क्या करता है, उस नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसे करना क्या था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। कि मान लो कोई एक एक्स नंबर था, एक आदमी था, इसने एक नंबर लिया था एक्स, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से, जबकि इसने क्या कर दिया, x को 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि 7/4, ठीक है, 7/4 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 7/4 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमसे ये पूछ क्या रहा है कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन में कितने परसेंटेज का एरर हुआ है। अब यहाँ पे देख लो, 3/5 था, 7/5 था, x की वैल्यू है, तो कोई हम एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक वैल्यू हम खुद से ही ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही है जो मल्टीप्लाई कर रहा है। हम कोई एक वैल्यू लेके उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है फिर उस वैल्यू के साथ परसेंटेज निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर जो हम x में वैल्यू निकालेंगे कि x का 3/5 या x का फिर 7/4, फिर x में हमारी वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू लेना है जिसमें हम 3/5 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में 5 से वो वैल्यू कट जाए, और 7/4 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू 4 से भी कट जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ऐसे वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 और 4 का हम मैक्सिमम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये अगर वैल्यू मान लो कि जो 5 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो 5 से कट जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी एक हमारी न्यूमरेटर फॉर्म में रहेगी, उसमें डिनोमिनेटर नहीं रहेगा। यहाँ भी वही चीज़ है। ये बस हम एक सोचने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे हमारी कैलकुलेशन हम अपनी आसान कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू तो हम कुछ भी ले लें, मान लो कि हम 100 वैल्यू ले लेते हैं तो भी हमारी आ जाएगी, और 50 ले लें, 40 ले लें, कुछ भी वैल्यू ले लें, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 100 ही ले ली, एक्स की वैल्यू हमने 100 ले ली, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5, यानी कि 100 गुणे 3/5। ठीक है, 5 से 20, 5 100, 20 दिया 60। ठीक है, 60 आ गया। यहाँ भी हम 100 करेंगे, 100 गुणे 7/4, तो 4 से क्या करेंगे 25, 25 सत्ते 175। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 25 की 175। अब देखो यहाँ पे हमने 100 ले लिया है, तो 3/5 से उसे मल्टीप्लाई करनी थी, यानी कि वैल्यू 60 आनी थी, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे 7/4 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 7/4 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कितनी वैल्यू आ गई, 175। यहाँ पे 60 आनी थी लेकिन आई कितनी है, 175। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होगा कि हमारी एरर कितनी आ गई, अगर 60 आनी थी, आई है 175, कितने का डिफरेंस आया है, तो यानी कि 175 में से 60 घटा देंगे तो कितने का डिफरेंस है, 115 का। ठीक है, 115 का डिफरेंस आया है। 115 का एरर किस पे आया, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी, जो आनी थी, आनी तो हमारी 60 थी, ये वैल्यू तो हमारी गलती से आई है। ठीक है, इस पे तो हम एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू आनी थी उसी पे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इस तरह से हम परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 115 की एरर थी, जो ओरिजिनल वैल्यू 60 थी, गुणे 100 कर दिया, अब 0 से 0 हो गया, 2 3 6, 2 5 10, और 3 से 3 3 9, 2 और 5। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, अगर जो नहीं कटेगा तो हम फ्रैक्शन 115, 5 15 बचे 75, और 575/3, तो हो जाएगा 3 करने में 3, 9 27, 3 करने में 3, 2/3, 191 सही 2/3 परसेंटेज इसकी एरर आ जाएगा। ये बस हमने कैलकुलेशन नहीं किया और कुछ भी नहीं, 191 सही 2/3 इसकी। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हमने किया है कि हमें जो एक नंबर था उसमें करना था, तो गलती से क्या कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से 7/4 से कर दिया, वही चीज़ है। तो हम क्या कर लेंगे, हम एक वैल्यू ले लेंगे,
एक ऐसी वैल्यू लेंगे, हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये वैल्यू जो हम ले वो 5 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो इनके डिनोमिनेटर से, ताकि देखो यहाँ पे हमने हमारा कट गया, यहाँ भी कट गया, ठीक है, तो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, तो हमारी वैल्यू बहुत आसान हो गई। हम इससे भी आसान बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहले बताना था आपको समझाने के लिए, इसलिए हमने डायरेक्टली 100 ले लिया। जो सबसे आसान तरीका है सबसे कम वैल्यू लेने का है वो 5 और 4 का एलसीएम है, ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम वैल्यू ले लो तो देखो कैलकुलेशन आपकी और भी आसान हो जाएगी। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, ठीक है, मान लेते हैं वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 20 तिया 60, 20 करेंगे 20 गुणे 3/5, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12 आ गया। यहाँ 20 रखेंगे, 20 गुणे 7/4, 4 पंचे 20, 7 पचे 35, ठीक है। देखो अब 12 से 35 गया, एरर कितने का आया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि 23 का डिफरेंस है, तो 23 बटे कितने का पे आया 12 पे गुणे 100, ठीक है, 12 पे ही आया क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 12 थी। अब इस पे हम क्या करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 से हम करेंगे तो 12 91 12 9 12 9 0 आ जाएगा, 12 96 12 91 12, ठीक है, 110 है, 12 96 12 9 108 और 2 0 आ जाएगा, 2 0 12 91 12 और 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 191 सही 2/3%, ठीक है, इतनी वैल्यू आई थी ना, 191 सही 2/3%, ठीक है। यहाँ भी देखो वैल्यू आ गई ना आसानी से, उसी तरह ही। तो बस हमें जो यहाँ पे करना क्या था, x की वैल्यू एक लेनी थी जो कि इन दोनों के से डिविजिबल हो, और बस कैलकुलेट करके उसके डिफरेंस पे परसेंटेज निकाल देनी थी, ठीक है। इस पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे और भी एक क्वेश्चन और करेंगे आगे, जो कि तो इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल ये मैंने समझा दिया है, आप इस पे ना समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आज इस पार्ट 9 के लेक्चर में हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन हमने किए हैं, और अभी हमारे और भी क्वेश्चंस बचे हैं जो कि अगले हम पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमारी 8 लेक्चर कंप्लीट हो गई है और मुझे लग रहा है 50+ क्वेश्चंस हमने कर लिए होंगे। अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट भी समझे हैं। इस परसेंटेज की सीरीज़ में अभी और भी आगे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे, और हम परसेंटेज का अपना चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे कि आपको इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि परसेंटेज से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही आगे क्वेश्चंस, आप पीछे की जितने भी क्वेश्चंस हमने देखी थी आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते रहिए, और आगे के लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय।